जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट में सीडीपी से पूछे गए प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है यूपी टेट 2026 सीडीपी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यह टॉपिक आपका जेटेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह यूपी टेट पेपर 1 कक्षा 1 to 5 सोल्व पेपर है 18 नवंबर 2018 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो यह है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त आदृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो देखिए सीखना जो है, ठीक है, सीखना संज्ञानात्मक संकार है। सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपको रोज प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा, यूपी टेट, जे टेट, सी टेट, एमपी टेट सभी के लिए इस चैनल पर। ठीक है, आप देखिए किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, क्योंकि अक्षर और शब्द का आपको जानकारी रहेगा। अक्षरों से शब्द कैसे बनते हैं इसकी जानकारी रहेगी, तभी आप भाषा बोल और लिख पाइएगा। अगला देखिए कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र नहीं, केवल विशिष्ट छात्र समावेशी कक्षा में नहीं शामिल होगा। केवल सामान्य छात्र, यह भी गलत है। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी गलत है। हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों का, ठीक है, दोनों ही समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं। आगे है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गणना दोष। क्या होगा? गणना दोष। चलिए आगे देखिए, आगे है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, या संवेदनशीलता। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। अगला है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या संवेदी। तो देखिए संवेग का तत्व आपका संवेदी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है आपका पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन सी अच्छी विषय शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? देखिए अच्छे शिक्षण की जो विशेषता होती है वो होती है जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचना देने वाला। स्वेच्छाचारी जो है ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, या स्किनर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका विक्टर ब्रूम, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत सारे सवाल हम लोग देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका सूचना प्रक्रियाकरण से। सूचना प्रक्रियाकरण से, याद रखिएगा। अगला है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए जो उपयोगी है वो है कौशल अंतरण, एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? तो शिक्षण का सूत्र निगमन से आगमन की ओर, ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, और दृश्य से अदृश्य की ओर, ये शिक्षण का सूत्र दिया हुआ है। आगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है आपका योजना बनाना कि हमको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, चलिए
इसको मैं पहले मेरा 14 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन है पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्वेषण। ठीक है, आगे देखिए शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना या ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना। आप ही मान लीजिए आप ही को कोई नाम लेकर बुलाता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे बोलिएगा कि हाँ मैं यहीं हूँ या आ रहा हूँ, इस तरह बोलिएगा, तो इसमें ध्वनि संवेदना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि संवेदना। अगला, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो है आपका 2 से 7 वर्ष। चलिए, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था को के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो ये हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। आगे इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। भाषा विकास से, पेवलोव भाषा विकास से संबंधित नहीं है, बिने भी नहीं है। ठीक है, आगे और देखते हैं कौन है। चोमास्की, मास्लो क्या होगा। तो देखिए भाषा विकास से संबंधित जो हो जाएगा वो चोमास्की हो जाएगा। ठीक है, चोमास्की याद रखिएगा। आगे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया है। आगे गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गिरोह अवस्था जो होता है ये होता है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से। आगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था। आगे देखिए निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सामाजिक मूल्य जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सहायतापरक व्यवहार। ठीक है, सहायतापरक व्यवहार ये सामाजिक मूल्य है। आगे है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्वतः शोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। तो यह कहा है आपका ऑप्शन सी, स्किनर, एबिंगहॉस ने। ठीक है, चलिए आगे, निम्न में से कौन सा इसको मिटा देता हूँ। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, आगे चलिए, आगे है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार के अनुकूलन पर। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए एक बार एस जरूर लिख दीजिएगा, YES।